बात निकलेगी तो फिर नाज़रीन आदाब। तनकीद, शायरी, अफसाना निगारी ने इंसान को इंसान का हमदर्द बनाया है। हमने ये पैगाम बात निकलेगी तो के ज़रिए आप तक इरसाल किया है। बात निकलेगी तो के ज़रिए हम इंसानी कदरों पर कोई तकरीर नहीं कर रहे, बल्कि उन शख्सियतों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने उस डोर को ढूंढने में अपनी उम्र सर्फ कर दी, जिसने इंसानों को यकजहियत में बांध रखा है। मुअतबर और मशहूर व मारूफ शायरों, अफसाना निगारों और नाक़ीदों ने ईमानदारी से बातचीत की और आपको अपनी तहरीर की तह तक ले गए। आज हम अफसानों की दुनिया के बहुत ही मुअतबर शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिसने अपनी कलम के ज़रिए बहुत सारे अहम सियासी, माशी और रूमानी मुद्दे उठाए हैं। नाज़रीन आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों जिन प्रोग्रामों को आपके सामने पेश कर रहे हैं, उन प्रोग्रामों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी न किसी मोतबर शख्सियत पर मबनी है। आज हम उस शख्सियत से आपको रूशनास करवाना चाहते हैं जिनसे पहले ही से ही आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक अफसाना निगार जिसने अपनी नस्ल के अलावा दूसरी नस्लों को मुतासिर किया, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक अफसाना निगार जो गुंबद के कबूतर लिखकर मैं ये कहूँगा कि एक पूरी सदी पर हावी रहा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक अफसाना निगार जिसने अनामियत जैसी तहरीक जो है वो अपने बलबूते पर चलाई, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक अफसाना निगार जो एक बेहतरीन मुकर्रिर भी है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक अफसाना निगार जिसके अंदर न जाने कितनी खूबियाँ हैं और हर खूबी ऐसी खूबी है जिसे हम एक मेयार के तौर पर, एक बुलंद मेयार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम है शौकत हयात। अफसानों को फ़कत एक ख़याली ताना बाना नहीं, बल्कि समाजी, माशी और सियासी निज़ाम की हकीकतों से उपजी शय मानने वाले बासलाहियत अफसाना निगार शौकत हयात दौरान सफ़र 1 दिसंबर 1950 को दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद बिहार के नवादा ज़िले के काशीचक भट्टा में रहते थे। वालिद मोहतरम पुलिस की मुलाजमत में थे, लेकिन इनके चचेरे दादा मनाजिर अहसन गिलानी थे और किसी न किसी रास्ते से अदब इनके दरवाजे पर आता ही था। सो 13 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कहानी सब्ज मुंडेर स्याह कबूतर लिखी। 1963 से 70 तक ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते रहे, जो वक्तन फ़वक्तन बच्चों के रिसालों खिलौना, मुसर्रत, नूर, पयाम तालीम में शाया होती रही। 1975 में इनका अफसाना बांग मंजर आम पर आया, जिसने इन्हें मौजू के मखसूस ट्रीटमेंट और असलूब के लिए पहचान दिलवाई। ये लगातार अफसाने लिखते रहे, जिनके लिए इनके क़ारीन और नक्काद दोनों मुंतज़र रहते थे। इन्होंने मिस्टर ग्लैड, शिकंजा, फुसेंडा, ढलान पर रुके हुए कदम, बिल्ली का बच्चा, माधव वगैरह बहुत सारे अफसाने लिखे, लेकिन इनके अफसाने गुंबद के कबूतर की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। इसी अफसाने के लिए इन्हें नेशनल कथा अवार्ड से भी 1997 में नवाजा गया। शौकत हयात ने अपने अफसानों में अलामतों का भी सहारा लिया है और बरमला भी अपनी बात कह गए हैं। औरों से हटकर चलना इनका शेवा है और अदब की दुनिया का यह मलंग अब भी मश्क सुखन में जुटा है। शौकत हयात साहब, आज हम अपने स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं और ये हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अदब में एक लंबा सफ़र तय किया है। हम चाहते हैं कि शुरू सफ़र की दास्तान आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। कासिम खुर्शीद साहब जी, मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि एक ड्राई पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा रहा जी जी, और इस नाते मुझे बचपन से ये एहसास हुआ जी कि ज़िंदगी में झमेले और मुफलिसी क्या चीज़ होती है। जी जी जी, मेरे अदीब बनने में मुझे लगता है कि मेरे वालिद का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक बार बचपन में दिल्ली जाने का उनके साथ इत्तेफाक हुआ जी, और उन्होंने मुझे एक डायरी दी और कहा कि बेटा तुम रोज़
हालात लिखोगे कि क्या क्या तुमने देखा, कौन कौन सा स्टेशन देखा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से डायरी लिखने की शुरुआत करके उन्होंने मेरी अफसाना निगारी की पहलकदमी गोया से कर दी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि वालिद मेरे किताबों के इतने शौकीन थे कि जब जब टूर में जाते थे तो तरह तरह की किताबें लाते थे, अंग्रेज़ी की भी, हिंदी की भी और उर्दू की भी। तो चुनांचे जब वो चले जाया करते थे दफ्तर, तो मैं उनके कमरे को, जो एक तरह से लाइब्रेरी था, मैं वहाँ घुस जाया करता था। और आपको बताऊं कि उस ज़माने में एक नावल था मंगेतर। तो मंगेतर के बारे में मैंने जानना चाहा, छोटा था तो लोगों ने बताया कि महबूब को कहते हैं। तो उस किताब को मैंने बतौर ख़ास पढ़ा और वालिद साहब के पास इतनी किताबें जमा हो गई थी कासिम खुर्शीद भाई कि जब करगहर थाना से उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उनको मजबूरी की हालत में, न ढो पाने की हालत में, वहाँ करगहर कमरुल निसान नाम की लाइब्रेरी उन्होंने कायम की, जो मेरी वालिदा का नाम है। तो इस तरह से मिल मिला के वालिद ही आते हैं मंजरनामे में, जिन्होंने मुझे तहरीक और तरगीब दी कि मैं लिखा पढ़ी करूँ। शौकत ख्याल साहब, जैसा कि इल्म है मुझे भी और आपके कारी को भी कि आपका जो दौर था, जो बचपन का दौर था, उसमें एक हादसा रूनुमा हुआ और उस हादसे ने, दरअसल वो सीने बलूगियत का दौर नहीं था। आपको बहुत कुछ करना था, आपके ख्वाब थे, आपको उन ख्वाबों को पूरा करना था। लेकिन अजीब इत्तेफाक हुआ कि एक सानहा दरपेश आया। उस सानहे के बारे में हम चाहते हैं कि चूँकि उसका ताल्लुक़ आपके तख्लीक़ी अदब से भी है और उस सानहे का ताल्लुक़ आपने ज़िंदगी को किस तरह से जीने की कोशिश की, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे जद्दोजहद की, हम चाहते हैं कि मेरा इशारा उस तरफ है, आप इसको मैं समझ गया। जी हाँ, आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है जी। ये इमोशनल सवाल है, इसका जवाब और ज़्यादा इमोशनल हो सकता है जी। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पढ़ने लिखने के बचपन के दिन थे जी कि मेरे वालिद ऑन ड्यूटी इलेक्ट्रिक शॉक करंट से जी इंतकाल फरमा गए जी। और उस वक्त मेरी उम्र लगभग 9-10 या 11 साल की रही होगी जी। अब मेरे पीछे 5 बहनें और एक भाई जी का बोझ मेरे सर पर छोड़ के वो चले गए थे जी। और चूँकि हादसाती मौत हुई थी तो वो किसी को कोई नसीहत भी नहीं कर सके थे। जी जी। तो मैंने इस बात का मुसम्मम इरादा किया कि अब मुझे इसी बचपन में बूढ़ा हो जाना है। चुनांचे मैं बूढ़ा हो गया। यानी बचपन में मुझे मुस्कुराते हुए बहुत कम लोगों ने देखा। मैं राम मोहन राय सेमिनरी में पढ़ता था तो वहाँ के टीचर बेताब सिद्दीकी और आगा साहब, ये लोग बोलते थे कि तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज में जब गया तो संपत्ति आर्यानी हिंदी के हेड, तो वो बोलती थी कि बेटा आप उदास क्यों रहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसी सी बात है। तो उस ज़माने में साइंस कॉलेज में उन्होंने मुझे ड्रामेटिक सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया और कहा कि तुम ड्रामे किया करो। देखिए उस ज़माने के उस्ताद भी कितनी दिलचस्पी लेते थे। बिल्कुल। मुझे उन्होंने तरगीब दी कि तुम कॉमिक ड्रामे करो। तो चुनांचे एक थीम दिया उन्होंने पंखे वाला, और मैंने पंखे वाला ड्रामा किया। बचपन में मुझे, जब मैं 8वें 9वें में पढ़ता था तो ट्यूशन पढ़ाने आलमगंज जाता था, राजेंद्र नगर काफ़ी दूरी, हाँ हनुमान नगर जो बन चुका है वहाँ जाता था, सब्जी बाग जाता था। और थोड़ा बड़ा हुआ तो रेडियो में मैं ड्रामे में काम करने लगा। जी। तो इस तरह से मिला जुला के घर का खर्च चलाता था। आपको बताऊं मैं कि वो ज़माना ऐसा था कि मैं सोचता था रोज़ सुबह कि मेरे वालिद कब्र से निकल कर आएंगे। जी हाँ। एक ज़माने तक एडोलेसेंट एज से जो पहले का एज होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसमें धुंध में जो है आदमी रहता है। तो मुझे बराबर 1 साल 1.5 साल 2 साल तक ऐसा लगता रहा कि पीर महानी कब्रिस्तान पटना में मेरे वालिद दफन हुए हैं और वहाँ से वो बरामद होंगे और आके पुकारेंगे शौकत हयात, शौकी बेटा कैसे हो। लेकिन जाहिर है कि वो ख्वाब मेरा पूरा। शौकत हयात साहब, ये आपने अभी अभी बताया हमें कि मैं बचपन में मुस्कुराना भूल गया था। ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा फनकार वहाँ, चूँकि हो सकता है मशीयत को ये मंजूर था कि यहीं से जब तक कोई हादसा रूनुमा ना होता है, जब तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हो जाता है, तब तक कोई जेन्युइन नहीं होता। शायद शौकत हयात के जेन्युइन अफसाना निगार बनने में शौकत हयात की जो एक आज भी एक लहजा जो है उनका, जिसके बारे में हर कसो नाकस उससे मुतासिर होता है, उसमें उन सच्चाइयों का बहुत बड़ा दखल है। शौकत हयात साहब, मैं चाहता हूं कि आपका जो एक सफ़र गुजरा, एक बहुत जज्बाती लम्हे से आप गुजरे, उससे गुजरने के दौरान जो है आपने जिन अफसाने आपको आज भी परेशान करते हैं, मैं चाहता हूं कि मुख्तसरन आप उसका जिक्र करें।
बचपन के उस वाक़े के बाद मेरे अंदर एक मुतबादिल दुनिया बनाने की तमन्ना यूँ जगी जी कि मैंने सोचा कि मुआशरा ऐसा होना चाहिए, जी। समाज ऐसा होना चाहिए जी। कि किसी का वालिद अगर मर भी जाए जी। तो उसको कोई परेशानी नहीं हुआ करे। क्या बात। तो जाहिर है मैंने इस सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की बात अपने अंदर बचपन से ही महसूस करनी शुरू कर दी थी। और मुझे ये भी लगा कि मैं अपने बाप को इतना चाहता था। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं साइंस कॉलेज में जब पढ़ता था तो हर नोट पर मैं अपने वालिद का स्केच पहले पेज पर बनाता था। तो उस ज़माने में मैंने एक बहुत अहम अफसाना लिखा, बक्सों से दबा आदमी। जी जी। अब बक्सों से दबा आदमी में मैंने ये दिखाया कि आदमी अनदेखे और अनचाहे बक्सों के नीचे दबा हुआ है। अब ये बक्स उसको विरासत में मिले हैं कि इस दुनियादारी के बक्स हैं, लेकिन हैं और दादी और पोते की कहानी है। जी जी। बच्चा कहता है कि दादी आपके सर पर बक्स है, तो दादी बोलती कि कोई बक्स नहीं है। तो एक इल्यूजन जो क्रिएट किया हमने, तो उसके ताल्लुक से हमने ये दिखाना चाहा था कि बक्सों से दबे हुए लोग दरअसल तन्हा आते हैं दुनिया में। क्या बात। और भीड़ में रहते हुए भी वो तन्हा रह जाते हैं। देखिए जदीद बड़े भाइयों की तन्हाई में, यानी बल्लाज मेनरा, अहमद यूसुफ, गियास अहमद गद्दी वगैरह वगैरह, हमसे पहले की जनरेशन के लोग और मेरी जनरेशन यानी 70 के बाद के लोग, हुसैन उल हक, शफक, सलाम बिन रज़ाक, शुमैल अहमद, मैं उसमें ज़ौकी और कासिम खुर्शीद आप तक को जोड़ सकता हूँ। हाँ, तो इन लोगों के एलियनेशन में फ़र्क यही है कि उन लोगों का एलियनेशन था वो समाज से कट करके अलग होने का था, और हमारा एलियनेशन समाज के बीच में रह करके जिल्लतें उठाने का, ठोकर खाने का। तो उसके बाद हमने बक्सों से दबा आदमी के बाद कई कहानियां लिखी, सब मुंडेर, स्याह कबूतर, पेंडुलम। एक ख़ास मोड़ पर आकर के मैंने बांग अफसाना लिखा। और बांग अफसाना के बारे में मेहदी जाफ़र जैसे जय्यद नाक़िद की राय है कि ये अफसाने का, उर्दू अफसाने का एक टर्निंग पॉइंट है। चूँकि उससे पहले कहानियाँ जो थी वो तितर बितर थी, यानी सिनफी तशख़्ख़ुस उनका था ही नहीं। कहानी है भी कि नहीं ये समझ में नहीं आता था। इंशाइया है, कहानी है कि शायरी है। मैंने बांग कहानी में भरपूर ढंग से न सिर्फ ये कि इनकलाब की बशारत दी, ऐसा इनकलाब जो मेरे जैसे किसी यतीम बच्चे को तन्हाई का एहसास न होने दे, उसे किसी तरह के परेशानियों का एहसास न होने दे। तो बांग मैंने लिखी भरपूर कहानीपन। आपने शायद पढ़ी होगी कहानी कि उसमें अंडरग्राउंड रेवोल्यूशन, छापामार रेवोल्यूशन जो होता है, जो चूजे करते हैं, चितकबरे चूजे, वो रंग, नस्ल और फाशिज्म के खिलाफ वो एक तरह से कहानी है। और चूंकि 75 के आसपास में मैंने लिखा तो बाद लोगों ने समझा कि इमरजेंसी पर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे कि अच्छी अलामती और इस्ताराती कहानी वो हुआ करती है जिसका इंतबाक कई वैसे ही सिचुएशन पर किया जा सके। शौकत ख्याल साहब, यहाँ में क़ज़ा कलाम होता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ तहरीकें जो चली, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, माबाद जदीदियत और जदीदियत, शौकत ख्याल को जहाँ तक हमने महसूस किया, शौकत ख्याल के अफसाने, जैसा कि आपने अभी कहा भी कि मैं ज़हनी तौर पर मार्क्सिस्ट रहा हूँ। यानी तरक्की पसंद, कौन तरक्की पसंद? वो तरक्की पसंद जो तख्लीकियत का, तख्लीकी एतबार से तरक्की पसंद है। वो किसी, बहुत अच्छी बात है, वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। इसलिए कि तरक्की पसंदी जो है, जिसके जो विजन आपने तरक्की पसंदी का दिया है, वो इतना बड़ा विजन है, उस विजन में ये सारे लोग समेटे जाते हैं। जो माबाद जदीदियत आप कहें, जदीदियत कहें, ये सारे लबो लहजे उसमें इसलिए समेटे जाते हैं कि तरक्की पसंदी का मतलब कतई तौर पर ये नहीं होता कि हम सिर्फ गरीबों की आवाज़ों को उठाएंगे। तरक्की पसंदी का मतलब ये भी होता है कि अफसाना अगर हमारा 20 साल पहले कहाँ है और आज कहाँ है और आने वाले कल में कहाँ होगा। यानी आपने सारे चैलेंजेस को कबूल करने के बाद कहा। मैं चाहता हूँ कि आप आज की तरक्की पसंदी जी किस तौर पे कैसी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या अपनी राय? हाँ, मैं चूँकि साइंस कॉलेज का स्टूडेंट था, कासिम खुर्शीद बाबू जी, और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी जितने अफसाना निगार हैं उनमें किसी को साइंस कॉलेज में पढ़ने का या एडमिशन हासिल करने का मौका मिला हो। उस ज़माने में तो इससे ये जाहिर होता है कि साइंस का तालिब इल्म होने के नाते मैं उर्दू के और लोगों से मुख्तलिफ था।
अब साइंस में बात आती है कि एक थ्योरी डार्विन की थ्योरी है, उसको काटा, फिर दूसरे ने थ्योरी दी। तो सिंथेसिस, एंटीथेसिस और थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, इन चीज़ों से मेरा पाला पड़ा और मेरा जहन वैसे ही हो गया। मैंने सोचा कि जब मैं अफसाना निगारी करूं तो मेरे अफसाना निगारी को ये नाम क्यों देंगे, नाक़िदीन क्यों नाम देंगे? अगर उसका कोई नाम होना है, मेरा ही नहीं, सलाम बिन रज़ाक़ का, शफ़क़ का, हुसैन उल हक़ का, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का, शाहिद अख्तर का, मोइनुद्दीन जाबड़े का, मजहर सलीम का, इन तमाम लोग, ये तमाम लोग जो बदले हुए हालात में लिख रहे हैं, तो क्या इनको वही नाम तरक्की पसंदी वाला मिलना चाहिए? मैंने कहा नहीं। मेरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज क्या होना चाहिए। देखिए, अभी 2005 में मैं सार्क राइटर्स कॉन्फ्रेंस में गया था शरीक होने। वहाँ मैंने एक नई थ्योरी दी। पहले तो दी थी अनामियत की, उसके बाद मैंने दी नामयातियत की, यानी कुव्वत नमू होना चाहिए फन में, जो हर अहद में जो है आपको जिंदा रख सके। और तब हमने उस सार्क राइटर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तरक्की पसंदी वही सही हो सकती है जो इम्कानियत पसंदी की रूह से जिसमें हो, यानी प्रोबेबिलिटीज। प्रेमचंद, सुहेल अदीमाबादी, बेलाशुबा ये लोग लीजेंड थे, गयास अहमद गद्दी लीजेंड थे, अहमद यूसुफ लीजेंड थे, लेकिन इन लोगों ने फोटो कैमरा टेक्निक अपनाया, जो समाज में है उसको वैसे ही दिखा दिया। सिर्फ वैसे ही दिखा देते हैं आप, तो आप में और फोटोग्राफर में और प्रेमचंद में और रिपोर्टर में क्या फर्क रह जाता है? तो मैंने इसमें ये कोशिश की कि आज वही सही तरक्की पसंदी होगी जिसमें हकीकत का सीना चीर करके अंदर की गहरी हकीकत बरामद की जाए, यानी मुदाखलत अंगेजी। मैं इसी मुदाखलत अंगेजी पर एक अफसाना जो आपका, ऐसे तो कई अफसाने हैं जिस पर आपको कथा अवार्ड भी मिला, गुंबद के कबूतर। अगर मैं इसका जिक्र न करूं तो शायद ये गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि जो ये एक अहाता किया था हमने, जिस पर हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर किस तौर पे ये अफसाना आपका बिल्कुल खरा उतरता है, मैं चाहता हूं इस पर मुख्तसरन। देखिए कासिम खुर्शीद साहब, गुंबद के कबूतर तो मैं ताली हो जाती है, माफ़ करे ऊपर वाला। ये ऐसी कहानी है जो शायद अब मैं खुद ना लिख सकूं, और इस कहानी को लाजवालियत का दर्जा मिल चुका है। सैयद मोहम्मद अशरफ ने कहा मुझे अलीगढ़ में कि यार तुम्हारी इस कहानी की इतनी गूंज है, इतनी गूंज है कि मेरी समझ में नहीं आता आखिर क्यों। हम कहा कि पढ़ो, सही ढंग से पढ़ोगे तब ना। देखिए, इस कहानी में भी मैंने उन बातों की झलक एक पेश की है, और दूसरे तह बतह कहानी है। बज़ाहिर ये लगता है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर कहानी है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी मस्जिद या मंदिर का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। देखिए, मेरा बेसिक थीम था वो एक टूटती हुई तहजीब का मंजरनामा। हाँ, और बेसिक चीज थी। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाने निकलता था, आप भी बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर, तो उसी तरह से पुराने गुंबदों पर पनाह लेने वाले कबूतर, चलिए यहाँ पर एक नई तरकीब, कबूतरान जब उड़े दाना दुगना चुगने के लिए और शाम में लौटते हैं तो देखते हैं कि गुंबद नदारद है। अब उन कबूतरों पर, यानी उन कबूतरों पर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, इसी का पूरा अफसाना जो है वो बयान करता है। और खूबसूरत और इसीलिए कहा एक मेहदी जाफर ने कि गुंबद के कबूतर के अलावा कुछ न भी होता तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के इस पैथोस को समझने के लिए अकेली एक कहानी काफी थी। उनका बहुत बहुत मैं मेहदी जाफर का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि वो मुझे इतनी अहमियत देते हैं। भाई जी। अच्छा, शौकत याद साहब, अब मैं चूँकि मैंने शौकत याद को कई खानों में तकलीफ में है। शौकत याद, हाँ, बीमार हूँ मैं। शौकत याद अजियत में है, मैं बहुत अजियत में हूँ, परेशान है। शौकत याद के दर्द को समझने के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि शौकत याद के दर्द को सही मानों में समझने के लिए उसे एक उस हमदर्दी की ज़रूरत है जो एक हमसाया देता है, उसे उस हमदर्दी की ज़रूरत है जो एक बहुत ही हमदर्द इंसान देता है, उस हमदर्दी की ज़रूरत है जो एक हाथ देता है और वो दूसरे हाथ को खबर नहीं होती। वाह। शौकत याद साहब, मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपका जो दर्द है, मैं उस दर्द से वाकिफ़ हूँ। हमारी जो भी कोशिश होगी, और मैं तो ये भी कहूँगा उन तमाम लोगों से, एक बात अर्ज करना चाहता था। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपका जो दर्द है, तो आपने इसको इस दर्द को किस पैराए में ढालने की कोशिश की है अपने फ़न में? क्योंकि आज भी आप लिख रहे हैं, आज भी आप पढ़ रहे हैं, आज भी आप सोच रहे हैं
आप नया क्या कुछ लिख रहे हैं इस दर्द से गुजरते हुए? देखिए, मैं कासिम खुर्शीद साहब, एक बात बताना मैं भूल गया कि मेरा प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। जी जी। और एक लाइन आई थी कि हाई टेक्निकल एजुकेशन मेक्स ए मैन स्लेव ऑफ बुर्जुआ सोसाइटी। मैंने मेडिकल 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बीएससी किया। अभी 4-5 साल पहले मैंने एमए किया और टॉप किया, यूजीसी का नेट भी निकाल लिया। लेकिन दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मिसरा है बहुत मशहूर। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दर्द को मैं आगे बढ़ाने की तरफ मुसलसल गामजन हूँ। बांग के बाद गुंबद के कबूतर के बाद की कहानी आपने रानी बाग पढ़ी होगी। बिल्कुल पढ़ी। रानी बाग में थीम आपने, बल्कि उस पर तो आपने एक मजमून लिखा था भाई, बहुत अच्छा, कि अमेरिका में रहने वाला एक आदमी मूजी मर्द में मुब्तला हो जाता है और एडोलेसेंट एज के लव को वो याद करता है और बेटों की मुखालफत के बाद हिंदुस्तान लौटता है और उसकी महबूबा वो मिल जाती है और एडोलेसेंट एज की उस मोहब्बत की गोया बाजियाफ्त होने के बाद उस आदमी का वो मरज भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने गम को इस तौर पर भी देखने की कोशिश की कि नफ्सियाती सतह पर मुआशरा ऐसा हो कि नफ्सियाती दबाव आदमी पर ऐसा ना हो कि वो बीमारी बढ़ती चली जाए, कम हो जाए। मैं बीमार हूँ, लगभग 1-1.5 साल से बीमार हूँ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो मेरे किडनी और लीवर को भी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने बुलाया तो मैंने सोचा कि ज़रूर शिरकत करनी चाहिए और उस दर्द और उस गम की लय को तो मैं आगे बढ़ाता चला जाऊँगा। मोमबत्ती पर रखी हथेली, आपको कहानी याद हो? बिल्कुल याद है। मोमबत्ती पर रखी हथेली। बिल्कुल। इनकी लिखी हुई सारी चीज़ को पटना की हर गली, बिहार के हिंदुस्तान गिर पैमाने पे, और हिंदुस्तान गिर पैमाने ही पे नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आगे निकल कर के इनकी गाड़ी चलेगी दूसरे मुल्कों में, जहां लोगों ने भी इनकी चीज़ों को पढ़ा और इस तरह महसूस हुए कि जिसकी व्याख्या ये जिसको बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरे शौहर थे ना पीर बहार थाने में, तो उनको भी किताब उताब का बहुत शौक़ था। जब भी बाहर से आते थे तो कुछ न कुछ किताब लेके आते थे और वो किताब को यही तन्हाई में अपना बैठ के खूब पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। पढ़ते पढ़ते उनका शौक़ बढ़ता गया। उसके बाद वो उनका और तेज़ी हुई पढ़ने में। शौकत हयात जो हैं मेरे मामूजाद भाई हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत हमसे बचपन से ही है। इनके वालिद मेरे मामू होते थे और हमको फ़ख्र है कि ये अपने ख़ानदान में एक इतना काबिल आदमी पैदा हुआ। इन्होंने बड़ी किताबें लिखी अच्छी अच्छी, जिसमें गुंबद का कबूतर वो मुझे बहुत पसंद आया और हमें क्या पूरे हिंदुस्तान में या उससे बाहर भी लोगों ने उसको पसंद किया। ये वर्सटाइल जीनियस इसको कहिए कि लिखने से पहले ये एक बहुत अच्छा सिंगर था। उसके बाद कुछ दिनों तक 10 साल तक सिंगर इतना अच्छा कि रफ़ी की आवाज़ में जब ये गाते थे तो तमाम लोग अश कर उठते थे। इनको तमाम प्रोग्रामों में बुलाया जाता था और मंच पर ये गाया करते थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शौकत हयात एक बहुत अच्छे सिंगर थे और दुर्गा पूजा के वक्त में ये मंच पर भी गाया करते। तो शौकत हयात साहब, हमारे लिए मैं आपसे क्या कहूँ, फ़र्त जज्बात से लबरेज़ हूँ और या कोई भी शख्स हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि एक अफसाना निगार, एक फिक्शन निगार, एक मुकर्रिर, एक सहाफ़ी भी मैं कहूँगा। हाँ, जानता हूँ कि आप 10 साल मैंने सहाफ़त भी मैं किया। जानता हूँ कि आप अच्छे हाँ, सहाफ़ी वो भी बताना रहे। मैं भूल गया था। लेकिन नहीं, भूले नहीं। दरअसल आपने इन सबसे एक बहुत बड़ा काम किया है जो तख्लीक़ी अदब में संग मील की हैसियत रखता है। शौकत हयात साहब, हम चाहेंगे कि अभी जो नई जनरेशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए लिखने वाले, पढ़ने वाले सभी आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपको पढ़ा होगा, आपने एक तरह से अपनी तहरीरों के ज़रिए उनकी ज़हनी आबियारी की है, लेकिन आप क्या उनसे तवक्कुआत रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या पैगाम हो सकता है आपका? बहुत अच्छी बात की है आपने। नए लोगों से बहुत सारी तवक्कुआत है मेरी जी। और सबसे बड़ी तवक्को ये है कि जिस तरह से किसी ने कहा था कि सार्तरे इज़ फ्रांस, सार्तरे इज़ फ्रांस, फ्रांस इज़ सार्तरे, यानी वो अपने आप को सियासी हजरात के पीछे चलने वाली
शख्सियतों में तब्दील ना होने दें, बल्कि वो मशाल लेकर के, प्रेमचंद के लफ्ज़ों में मशाल लेकर के आगे चलें, मशाल लेकर के आगे चलें और उनकी रोशनी में बातें तय की जाएं, सियासी हजरात और क़यादत जो करते हैं अवाम की। तो मैं सबसे बड़ी तवक्को उनसे ये रखता हूँ कि उनमें टैलेंट ज़रूर है और अभी कोई वादे तौर पर नज़र भी नहीं आ रहा है। मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी से लेके ये कासिम खुर्शीद वगैरह, ये सब वो खुर्शीद हयात वगैरह, सब तो एक तरह से 70 के बाद वाली पीढ़ी का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो एक ट्रेजेडी ये है कि उर्दू ही में नहीं, हिंदी में भी नई नस्ल वादे तरीके से आ नहीं रही है। और अगर आ रही है तो उसको ये बात गिरह में बांधनी चाहिए कि कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से समझौता नहीं करे वो। अगर एस्टेब्लिशमेंट से समझौता करेगी तो रिडिकुलस पोजीशन में पहुंच जाएगी, एक मामूली चाटुकारू की हैसियत होकर के रह जाएगी। वो अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे जैसे एलेक्जेंडर सोल्जेनिसन, कैंसर वार्ड वाले ने कहा था कि राइटर शुड ऑलवेज स्टैंड, ए राइटर शुड ऑलवेज स्टैंड्स इन अपोजिशन। क्या बात है। तो मैं इसको बदल के ये कहता हूँ कि एक सरकार वो है जो चलती है लोगों के बल पर, और एक सरकार राइटर की अपनी होती है, उसकी खुद मुक्तफियत। क्या बात। यानी हमारा हवाला जो है दूसरे न बने, आपके और हमारे हवाले, अदब का हवाला खुद अदब ही बने, न कि उसको तारीख़ के ज़रिए और समाजियात के ज़रिए और उनके ज़रिए। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि माला लाते हैं, सियासी लोगों के गले में डालते हैं कि मैंने आपके लिहाज से तौलिए। ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे वाक़यात हुए हैं। बहुत अच्छा शौकत सियाज साहब, हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि आज इस मुख्तसर सी मुद्दत में हमने शौकत सियाज से गुफ्तगू की, एक ऐसे हसास अफसाना निगार और फिक्शन निगार से, एक ऐसी हसास शख्सियत से, एक ऐसे हसास मुदब्बिर से मैं कहूँगा। लेकिन अब जाहिर है कि सैराबी हो नहीं सकती, वक्त पता नहीं कैसे बहुत जल्दी फैलता भी है और बहुत जल्दी सिमट भी जाता है। लेकिन इस सिमटे हुए वक्त में ये जो लम्हा हमें मैसर आया, हम इसके लिए शौकत सियाज साहब आपके बहुत ममनून हैं। और हम आप तमाम लोगों की तरफ से जो हमारे नाज़रीन हैं, आपके क़ारीन हैं, आपके सामे हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। और इंशाअल्लाह हम ये पूरी उम्मीद है खुदा की ज़ात से कि आप सेहतयाब होंगे और बेहतर अफसाने आप तख्लीक़ करेंगे और बेहतर तख्लीक़ात आपके मंज़र आम पर आएंगी। हम इसी नोट के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का भी, और ख़ास तौर से बात निकलेगी तो कि रफ़क़ा से, रफ़क़ा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया।